बहुत अच्छा योगासन आपने कराए। हमारे बीच आदरणीय प्रेम प्रकाश जी आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप योगा साइंटिस्ट एंड वेलनेस कोच हैं। आप सिंगापुर से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, दीपन जी का बहुत स्वागत, धन्यवाद, जिनके माध्यम से हम लोग आपसे जुड़ पाए। और सभी साधक जो नए साधक हैं और हमारे साथ आदरणीय नीता जी और मलिक सर जुड़े हुए हैं और सुषमा रानी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधकों को धन्यवाद करते हुए स्वागत है आपका आदरणीय प्रेम प्रकाश जी। नमस्कार जी। नमस्कार। अनिल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम सबको दें। जी, स्वागत। अनिल शर्मा जी। जी, ओम जी, धन्यवाद। डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, आदरणीय प्रेम प्रकाश जी काफी देर से हमसे जुड़े हुए हैं और व्यायामों में भी और योग के समय भी आप जुड़े हुए थे पिछले 15-20 मिनट से। धन्यवाद ज्योति जी, बहुत ही अच्छे योग करवाए आपने। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आदरणीय नीता जी, आदरणीय मलिक साहब और सुषमा रानी जी हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे साधक जो आज की क्लास के लिए ही आते हैं, मतलब बीच में आते हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ कि ऐसे भी 10-15 साथियों को देख रहा हूँ जो कि डॉक्टर साहब, जो कि आदरणीय प्रेम प्रकाश जी को सुनने के लिए ही विशेष रूप से आए हैं। तो ये भी बहुत सुंदर बात है कि हम इसके माध्यम से, इसको मेडिकल लिटरेसी कहते हैं, कम से कम अपने शरीर के बारे में, योग के बारे में, आसन के बारे में ज्ञान ले रहे हैं। ये कक्षा रोज होती है, रोज सुबह 5:30 बजे से और 7 बजे तक पतंजलि योग पीठ की ये कक्षा है, जिसमें से 6:15 तक योगासन और 6:15 से 7 बजे तक प्राणायाम। इसी बीच में हमारा प्रयास रहता है कि जो जिस समय कपाल कोई किसी विषय पर कोई प्राय चलती है, और ऐसे ही हमारे बीच में कई अच्छे भी हैं। तो हम लोग एक आसन कर रहे होते हैं, उस समय उनका गायन का भी कार्यक्रम होता है। तो इसलिए मिलाकर बड़ा एक रिच प्रोग्राम 1.5 घंटे का रहता है। और जो सभी साधक हैं जो इस कक्षा में आए हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि समय हो तो वो नियमित कक्षाओं से भी जुड़े। आज आदरणीय प्रेम प्रकाश जी का जो विषय है वो काफी दिलचस्प है और सब लोगों के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि इस आयु में सब लोगों को सबसे ज्यादा जो समस्या रहती है वो डायबिटीज की समस्या रहती है। और डायबिटीज में आपका कहना, अध्ययन और नियमित अभ्यास यह है कि डायबिटीज 2 की जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे जीवन शैली, अगर करेक्ट लाइफस्टाइल हो तो उससे की जा सकती है। तो आदरणीय प्रेम प्रकाश जी इस समय सिंगापुर से हैं और सिंगापुर में आप वरिष्ठ योग शिक्षक भी हैं और व्यास योग स्कूल में योग चिकित्सक भी हैं। वैसे आप एज ए प्रोफेशनल आप CEO हैं इन्वेंट्रिक PTA लिमिटेड में, जो मेरी जानकारी है। तो पिछले 45 सालों से आप IT पेशेवर हैं। यद्यपि आपका योग से जुड़ाव ज्यादा गहरा 2010 से हुआ है। आप योग के माध्यम से समग्र कल्याण, मन का कल्याण, जीवन शैली के माध्यम से रोगों की रोकथाम, दंत चिकित्सा और नेत्र चिकित्सा जो है वो भी कर रहे हैं। और खास बात यह है कि एक डायबिटिक एक्शन ग्रुप, मतलब आपको लगा कि डायबिटीज जो है ये लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। और आपने कुछ डाटा भी दिए कि कितने ऐसे साधक थे जिनकी दवाइयां छूट गई बिल्कुल, और जो बिल्कुल मुक्त हो गए, और कुछ की दवाइयां के अंदर वो काफी सफल रहे। आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो भी बहुत अच्छी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। उसी तरह आपने MBA भी किया था, IMA भी किया था, ICMA, और दुनिया भर के देशों में आप रहे हैं। आपका परिचय तो बहुत लंबा है और ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे योग्य प्रोफेशनल
और योग से जुड़े हुए हमारे बीच में हैं। तो मैं आपको आदरणीय प्रेम प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूँ और पुनः दीपक जी को धन्यवाद देता हूँ। ये एक टीम है जो कि हर सप्ताह कार्यक्रम करती है। जीवन जी भी आ गए हैं, जीवन जी भी जुड़े हुए हैं। तो हम सब लोग प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वेलनेस के माध्यम से जो वेलनेस है वो उनकी बेहतर हो। और आपका पुनः स्वागत है। तो हम चाहेंगे कि आपको प्रारंभ में हम सुने और उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर होंगे, तो प्रश्न उत्तर। आदरणीय प्रेम प्रकाश। नमस्कार अनिल जी, बहुत सुंदर परिचय दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा 10-15 मिनट पहले से जुड़ा हुआ हूँ और देख रहा था ज्योति जी बड़े अच्छे और पूरी एनर्जी के साथ योग करा रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन पंत जी ने मुझे इनवाइट किया था, वो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, तो उन सब का धन्यवाद। और आप सब लोग फुल ऑफ एनर्जी देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं आशा करता हूँ कि जो मेरा सेशन है आपके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल रहेगा, क्योंकि आजकल आपके आने से एनर्जी बढ़ गई है क्योंकि आजकल जो है बीमारियां जो हैं इतनी ज़्यादा हो गई हैं अब हमारे यहाँ कि मतलब क्या कहा जाए। और इसका एक ही मात्र वो है। और मैं वैसे पतंजलि के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पतंजलि में कई बार जाता हूँ, वहाँ पे मैं वानप्रस्थ में हमारी कॉटेज भी है और वहाँ जाके रहते भी हैं। और आचार्य बालचंद्रन जी वगैरह से काफ़ी 2-4 बार मुलाकात भी हुई। वो आईटी के संबंध में हुई थी, उनके आईटी के कुछ संबंध में कार्यक्रम की, उनके कार्य की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये आपके ग्रुप से जुड़ के। और चलो लेटस आज जो है अब ये डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगा, उसके बाद फिर जो है श्री प्रेम प्रकाश जी जब तक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जो नए साधक आए हैं या जो साधक रविवार के दिन जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। मैं देख रहा हूँ आपको सर राइट्स देने होंगे क्या मुझे शेयर करने के लिए? नहीं, आप सीधा कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। प्राय जो भी आते हैं वो सीधा प्रेजेंट करते हैं। आपको उसमें जूम की तरह कोई होस्ट को देने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, मैं शेयर का बटन दबा रहा हूँ तो हो नहीं रहा। या आप पंत जी या जीवन जी आप कर लेंगे? जी सर भेज दीजिए, मैं कर देता हूँ। या पंत जी को व्हाट्सएप कर देंगे, पंत जी मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। योर एंटायर स्क्रीन में जब जैसे प्रेजेंट करने की उसमें जा रहा हूँ, योर एंटायर स्क्रीन। हाँ कर दीजिए सर। और उसके बाद शायद मुझे ये करना होगा और फिर उसके बाद शेयर करना होगा ना। यस सर, यस। हाँ। तो शेयर का बटन क्यों नहीं दबाने दे रहा? आप व्हाट्सएप कर दीजिए या मैं। हाँ मैं करता हूँ सर। दीप पंत जी को एक बार और मैं ट्राई कर लूँ, फिर थोड़ा सा आसान रहेगा मेरे लिए। जी अच्छा अच्छा। सभी लोग अनुलोम विलोम या कपालभाति कोई भी करते रहे, खाली बैठे सुने नहीं, सिर्फ साथ साथ कुछ ना कुछ प्राणायाम करते रहे। सभी जानते हैं प्राणायामों के बारे में? हाँ जी, हो पाया कुछ? जी सर। हाँ जी, हो गया। वेरी गुड सर। तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी प्रेजेंटेशन नहीं आ रही आपकी। आप प्रेजेंटेशन वाली फाइल खोल लीजिए अब। हाँ तो अब आप देख पा रहे हैं ना सर? हाँ आपका एंटायर स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो आप प्रेजेंटेशन खोल लीजिए। अभी फाइल नहीं दिख रही है लेकिन प्रेम प्रकाश जी। अच्छा, फाइल नहीं दिख रही है? अभी पूरा स्क्रीन दिख रहा है सर।
दोबारा नॉर्मल हो गया है। एक मिनट सर। फाइल ओपन करके रखिए सर, स्क्रीन आपका एंटायर स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो फाइल ओपन करके रखेंगे तो दिखेगी फिर। अभी हो गया? जी स्क्रीन तो शेयर हो रहा है, लेकिन अभी गूगल मीट का दिख रहा है सारा। अब आप फाइल ओपन करिए। यस विजिबल, अब दिख रहा है? परफेक्ट। हो गई। चलिए सर, बढ़िया। तो मैनेजिंग, मिटिगेटिंग, रिवर्सिंग, मतलब डायबिटीज जो है ये मदर ऑफ ऑल डिसीजेस कहते हैं इसको, क्योंकि और इसमें अब 3 ऑप्शंस है हमारे पास। या तो हम मैनेज करें जैसे कि जो लोग जनरली करते हैं, या उसको कम करें, या फिर उसको रिवर्स करें। एक नॉर्मल प्रोसेस में डायबिटीज वैसे बढ़ती जाती है। जब आप शुरू करते हैं तो आप 1 गोली से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ के 2 गोली हो जाती हैं, फिर 3 गोली हो जाती हैं, फिर 4 गोली हो जाती है, तो वो बढ़ता जाता है। तो आप में से कुछ लोग हैं जिनको डायबिटीज है, आप या ग्रुप में हैं, उनकी फैमिली में किसी को है? जी सर जी, बहुत लोगों को है। बहुत लोगों को। तो काफी स्टैटिस्टिकली लोगों को है सर। हाँ, तो मतलब अगर क्या होता है कि अगर फैमिली में भी है किसी को तो भी उसके इफेक्ट पड़ते हैं आपको, और अगर घर में है तो भी उसका आपको अपने खुद है तब तो है ही, उसके अलावा भी है। और डायबिटीज के अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो ग्लोबली जो है 425 मिलियन, मतलब आधे बिलियन लोगों को डायबिटीज है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन के करीब हो रही है, तो उसमें से करीब आधे बिलियन को, मतलब आप समझिए 16% लोगों को डायबिटीज है। सिंगापुर में भी बहुत ज्यादा है। 1 in 3 अमंग सिंगापुरियन इज लाइकली टू हैव डायबिटीज। तो इट्स नंबर्स आर, इंडिया की भी यही स्टैटिस्टिक्स है, समथिंग सिमिलर, और बढ़ती जा रही है ये। मतलब लोगों का एस्टिमेट है कि जैसे 2019 में जितनी है 2030 में, 2045 में और बढ़ती जाएगी। तो जो हमारा जो प्रयास रहा है, मैं वो अनिल जी कह रहे थे कि अभी ये हमारे प्रयास में 6 लोगों ने पूरी तरह से रिवर्स कर लिया है। ये डायबिटीज एक्शन ग्रुप को स्टार्ट करे हुए करीब 1 साल हुआ है, तो ग्रुप में करीब 90 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से 6 लोगों ने कम्प्लीटली रिवर्स कर लिया है। और वो कुछ लोग जो है 1 साल के करीब हो गया उनको रिवर्स करे हुए। कुछ लोगों को कुछ जल्दी अभी 2 ही महीने हुए हैं या 8 महीने हुए हैं, और दे आर नाउ फ्री ऑफ ऑल द पिल्स। और इसके अलावा और बाकी 6 लोग हैं जिन्होंने शुरू किया है ये कार्यक्रम अपना डायबिटीज रिवर्स करने का, और वो करीब 50% लेवल पे पहुंचे हैं। मतलब 50% लेवल का मतलब उन्होंने अपना दवाइयों का लेवल 50% के करीब कम कर लिया। बल्कि नॉर्मली क्या होता है कि दवाइयों का लेवल बढ़ता जाता है, लेकिन उन्होंने करीब 50% के करीब कम कर लिया अपना लाइफस्टाइल चेंज करके। और ये सब लोग सिंगापुर में भी हैं, इंडिया में भी हैं और यूएसए में भी हैं। मेनली 3 कंट्रीज के हैं जिन्होंने किया है। तो अगर आप देखेंगे जिन लोगों ने कम्प्लीटली रिवर्स किया है उनको, उसमें से कुछ लोगों को तो 27 साल से डायबिटीज थी, और कुछों को 20 साल से डायबिटीज थी, किसी की 10 साल से, किसी की 12 साल से, किसी की 2 साल से। और यहाँ पे दवाई का लेवल भी लिखा हुआ है कि दवाई का लेवल उनका क्या था। उनके दवाई का लेवल क्या था यहाँ पे, और उनको कितना एफर्ट लगा इसको रिवर्स करने में। तो कुछ लोगों ने जो हमारे मेरे परिचित थे, उन्होंने ग्रुप शुरू करने से पहले ही अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया था, और उनके रिजल्ट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिली थी ये कि एक ऐसा व्यवस्थित ग्रुप बनाया जाए जिसके अंदर सिस्टमेटिक ढंग से अपनी डायबिटीज वो रिवर्स करता। तो और इसके अलावा खाली डायबिटीज रिवर्स करने के अलावा उनको ये भी बेनिफिट मिले कि जैसे ये बाशु जी हैं, इन्होंने अपना 14 किलो वजन कम किया इस प्रोसेस के अंदर, इनका वजन 8 किलो कम हुआ। नारा जी का 9 किलो वजन कम हुआ, राकेश जी का 11 किलो वजन कम हुआ। तो आज के दिन में जितने भी लोग आप देख रहे हैं, इनका जो है वजन भी ठीक हो गया।
मतलब प्रयास हम डायबिटीज का कर रहे थे, तो ये एक किस्म से बोनस मिला है इनको। और जैसे विजय जी की एसिडिटी और नी पेन भी ठीक हो गए, हरकेश जी की एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो गया इसमें। और मतलब इसमें इनका ये जो है प्रदीप जी का, इनका थायराइड था, इनका थायराइड भी अभी थायराइड की मेडिसिन से भी फ्री है। तो ये जो डायबिटीज एक्शन ग्रुप है ये बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन फॉर्म है, जैसे आप लोग कर रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से तो सिमिलर ही है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई मैनेज, मिटिगेट एंड रिवर्स, और एजुकेशन तो प्रोवाइड करते ही हैं, जैसे आप अभी ये आज का ये टॉक है। इसके अलावा कस्टमाइज्ड एक्शन प्लान भी बनवाने में मदद करते हैं और फिर उसको मॉनिटर करते हैं, क्योंकि डायबिटीज के साथ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आप जब तक उसको मॉनिटर नहीं करेंगे तो और क्योंकि जो भी आपने चेंज करते हैं वो आप एकदम अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते, आपको धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा और तभी वो लास्टिंग होता है। उदाहरण के लिए हमारे एक मित्र हैं, वो मतलब 6 बार जिंदल जा चुके हैं नेचुरोपैथी पार्क। तो हर बार वो जिंदल जाते हैं, हर बार उनकी डायबिटीज वहां जाकर के 10-15 दिन रहते हैं, 10-15 दिन में उनकी डायबिटीज नॉर्मल आ जाती है। लेकिन जैसे ही घर वापस आते हैं 1 महीने के बाद फिर वो वापस वही आ जाती है, वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। तो उनको मैंने यही कहा कि भैया ये जो आप वहां जाकर के डायबिटीज को रिवर्स करते हो वो प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि घर का लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ। तो आपको अपने घर में रहते हुए रिवर्स करनी है, और जब आप अपने घर में रहते हुए रिवर्स कर लोगे तो वो लास्टिंग होगा, वो सस्टेनिंग होगा। तो हमारे ग्रुप में देखिएगा जितने भी लोग हैं सबका कम से कम 1 साल से ज्यादा हो चुका है डायबिटीज रिवर्स करे हुए और बगैर मेडिसिन के रहते हुए, और कुछों को तो 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हम इस्तेमाल करते हैं? योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, न्यूट्रिशन एंड इवन लाइक सबसे इम्पोर्टेंट तो है वो और न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या चीज खानी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी चाहिए, किस समय किस ऑर्डर में खानी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खानी चाहिए, ये सब चीजें हैं। और इवन जो अलका जी हैं जो पिछली बार उन्होंने सेशन किया था, वो कुकिंग सेशन भी कराती हैं लोगों को, भैया कैसे आप अपना ये खाना बनाओ। तो कैसे आप अपना खाना बनाओ तो खाना स्वादिष्ट भी हो और खाना आपका इसमें डायबिटीज को हेल्प करे, वैसा खाना भी हो। तो ये क्वेश्चंस लोगों के मन में एप्रीहेंशन रहते हैं कि भाई जो लाइफस्टाइल में चेंज करूंगा तो वो उसके बाद रिवर्स हो जाएगी, कैन इट बी रिवर्स। लोगों के मन में ये होता है क्योंकि जितने भी डॉक्टर लोग हैं वो कहते हैं कि डायबिटीज तो लाइफ लॉन्ग डिसीज है, आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो वहां मन में डाउट शुरू होता है कि भैया रिवर्स होगी या नहीं होगी। इसीलिए मैं ये थोड़ी इनिशियल बात करता हूँ कि भैया रिवर्स होगी या नहीं होगी। ये जो लोग हैं जिन्होंने 6 लोग जिन्होंने पूरी रिवर्स कर दी और 6 लोग जो अभी कर रहे हैं, तो आप इनसे बात करो। और जब हमारा डायबिटीज का सेशन होता है, आज तो शायद नहीं हो पाएगा, समय नहीं है इतना, क्योंकि जो मैं वर्कशॉप करता हूँ तो करीब 2.5 घंटे चलती है वो। तो उसमें लोगों को यही कहता हूँ कि भैया आप इनसे बात करो, और उनको मैं बुलाता हूँ और वो अपने आप बताते हैं भाई क्या अड़चन आई हमारी रिवर्स करने में। तो सबसे पहले तो ये कि आपको अपने मन में ये बिठाना पड़ेगा कि भैया ये लाइफस्टाइल डिसीज है, इसलिए लाइफस्टाइल चेंज करके रिवर्स हो सकता है। क्योंकि जब तक आपके मन में ये संशय है और किसी आदमी का अगर आपके पास जानकारी हो जिसने मेटफॉर्मिन या केमिकल मेडिसिन खा करके अपनी डायबिटीज रिवर्स करो, तो उसको प्रेजेंट करो आप मेरे साथ। मतलब आई हैव नॉट कम अक्रॉस ए सिंगल केस हु हैज रिवर्स्ड हिज डायबिटीज बाय ईटिंग केमिकल मेडिसिन। केमिकल मेडिसिन खा करके मैंने डायलिसिस में लोगों को जाते देखा है, और मतलब लेग एम्पुटेशन होते हुए देखा है। ये सब चीजें देखी है मैंने रेगुलरली मेडिसिन खाने के बावजूद भी, लेकिन मैंने किसी को रिवर्स करते हुए नहीं देखा। तो और दूसरा मेन प्रश्न ये आता है लोगों के मन में कि अगर मान लीजिए हमने डायबिटीज रिवर्स कर ली अपनी, लेकिन जब हम रिवर्स कर लें तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी रिवर्स हो गई, और दवाइयां कैसे छोड़ दें हम, कैसे ये रिस्क कैसे ले लें हम, ये दूसरा मन में प्रश्न आता है। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी के लिए हम जो एक्शन ग्रुप जो बनाया उसका मेन उद्देश्य यही था कि भैया हर हफ्ते हम बात करेंगे आपसे इंडिविजुअली,
और हफ्ते इंडिविजुअली बात करेंगे और आपको अपनी चार्टिंग करती रहनी पड़ेगी। आपको रेगुलरली हर रोज एक एक्सेल शीट है जिसके अंदर हर रोज आपको एक लाइन भरनी होती है, तो उसमें आप करेंगे और उसमें आपको अपनी रीडिंग भी लेनी पड़ेगी। तो रीडिंग लेंगे आप, खास करके जब आप रिवर्स कर रहे हो और दवाइयों का लेवल कम कर रहे हो, तो आप अपनी कंटिन्यूअसली रीडिंग लेते रहोगे और तब आपको लगता रहेगा कि भैया ये मैंने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया और रीडिंग भी ले रहा हूँ। अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई गलत चीज नहीं कर रहा, अपने शरीर के साथ मैं खेल नहीं रहा। तो हमारे एक मित्र हैं प्रदीप, जिन्होंने अपनी रिवर्स करी है, सिंगापुर में रहते हैं, तो मेरे से उन्होंने कहा कि प्रेम जी मैंने डायबिटीज तो अब रिवर्स कर ली, मुझे डायबिटीज की मेडिसिन की तो जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को तो थायराइड है और मुझे थायराइड की मेडिसिन तो चाहिए, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा मुझे। अब मैं डॉक्टर के पास अगर जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि मुझे थायराइड की मेडिसिन दे दें, तो वो ये भी सवाल पूछेगा भाई वो डायबिटीज का क्या हुआ, तो मैं कैसे उसको फेस करूंगा। मैंने कहा भैया अपना ये चार्ट ले जाना, जो आपने चार्ट बनाया है ये जाकर के डॉक्टर को दिखा दो। तो उसने मुझे बताया प्रदीप ने कि भैया मैं जब चार्ट लेके गया तो डॉक्टर अपनी वो करते हैं कुर्सी से ऊपर खड़ा हो गया, वो कहने लगा अच्छा आपने रिवर्स कर ली बिल्कुल, मतलब ये चार्ट के हिसाब से तो आपको डायबिटीज है ही नहीं बिल्कुल अब। और फिर उन्होंने बस एक बात कहा कि 3 महीने के बाद आप HB1AC करके मुझे दिखा देना और इसके बाद आपको डायबिटीज की जरूरत नहीं है। उसके बाद उनका इतनी प्रेरणा हुई कि उन्होंने कहा जी मुझे थायराइड भी रिवर्स करनी है अपनी, तो मेरे ख्याल से उन्होंने 4 महीने में थायराइड भी रिवर्स कर दी। तो ये सब क्वेश्चन मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। अब कुछ हद तक मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे सिंगापुर में ये स्टेट टाइम के अंदर ये न्यूज थी कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एलोपैथिक वाले भी कि डायबिटीज को लाइफस्टाइल से रिवर्स कैसे किया जाए। तो मैंने इसलिए ये कटिंग डाली है यहाँ पे, डायबिटीज इन सिंगापुर न्यू प्रोग्राम एम्स टू रिवर्स पेशेंट्स डायबिटीज बाय हेल्पिंग देम लूज वेट। तो उनका एक फोकस है और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए 200 लोगों के साथ, इसमें सब सिंगापुर के बड़े बड़े और ब्रिटेन के हॉस्पिटल्स वगैरह के नाम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझने की वो ये है कि जो डायबिटीज एक डिसीज है वो ग्लूकोज से संबंधित डिसीज है। अब मुझे मालूम नहीं कि आप सब लोगों को ग्लूकोज का महत्व पता है या नहीं है, इसलिए मैंने ये स्लाइड दी है कि जो ग्लूकोज है हमारे शरीर के अंदर ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, और सबसे ज्यादा जो किसी भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है वो ग्लूकोज की होती है सबसे ज्यादा, और ये 24/7 चाहिए हमारी बॉडी को, क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलके हमारी बॉडी को चलाते हैं। तो मतलब इट इज लाइक जब आप कार चला रहे हो तो कार के अंदर आपको पेट्रोल डालना पड़ता है और दूसरी तरफ से आप हवा से ऑक्सीजन लेती है कार आपकी। एग्जैक्टली द सेम वे हमारी बॉडी में ग्लूकोज, हर एक सेल को चलने के लिए ग्लूकोज चाहिए, फंक्शनिंग के लिए, सेल की फंक्शनिंग के लिए कंटिन्यूअसली ग्लूकोज चाहिए और कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन तो क्योंकि हम एयर में रहते हैं तो इसलिए भगवान ने हमारे लिए व्यवस्था ज्यादा करी नहीं स्टोर करने की, एयर को स्टोर करने की व्यवस्था हमारे शरीर में नहीं करी, क्योंकि एयर हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। लेकिन ग्लूकोज को स्टोर करने की व्यवस्था भगवान ने हमारे सिस्टम में करी हुई है, क्योंकि 250 से 300 ग्राम ग्लूकोज हमें हर दिन चाहिए। तो इसलिए भगवान ने, मतलब ये तो जैसे कहते हैं ना, आप काम करते हो तो आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। आपको मान लीजिए आपकी सैलरी जो है 50,000 रुपये 60,000 रुपये महीना है। अब मान लो आपकी सैलरी किसी वजह से 80,000 रुपये कर दिया जाए, तो आपकी जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपये मिले हैं आप उनका क्या करोगे बताइए। आप लोग किसी एक अनम्यूट करके बताइए क्या करोगे आप। अगर किसी की सैलरी और जिसका खर्चा 50-60 हजार रुपये है और उसको सडनली उसका एम्प्लॉयर उसको 80,000 रुपये देना शुरू कर दे, तो आप क्या करोगे? सेव करोगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। या उसको फेंक दोगे? नहीं, सेविंग करेंगे सर। तो बॉडी भी एग्जैक्टली सेम करती है। क्या आपने मान लीजिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बॉडी की 250 से 300 ग्राम है और आपने किसी रोज 400 ग्राम ग्लूकोज दे दी बॉडी को,
तो बॉडी क्या करेगी फिर? तो बॉडी भी वो 100 ग्राम एक्स्ट्रा ग्लूकोज आया है उसको सेव करेगी। दूसरी बात है, बॉडी को 24/7 चाहिए। रात को सो रहे हो तब भी ग्लूकोज चाहिए। आप मान लीजिए किसी वजह से आप का लंच का टाइम डिले हो गया तब भी ग्लूकोज चाहिए। ब्रेकफास्ट डिले हो गया किसी रोज, मान लीजिए कुछ लोगों ने करवा चौथ का फास्ट रखा है, उस रोज भी उनको ग्लूकोज चाहिए। तो फिर क्या करती है, जो स्टोर हाउस में उसमें से निकालती। तो हमारी बॉडी में दो तरह के स्टोर हाउस हैं। एक है जो हम रेडी फॉर्म में रखती है बॉडी, कि भाई जैसे इमीडिएटली जरूरत हुई तो उसको वहां से निकाल दिया। और कुछ ऐसे स्टोर हाउस हैं, मान लीजिए अब जैसे आप बैंक में पैसे रखते हो, कुछ आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हो, कुछ आप फिक्स डिपॉजिट में रखते हो या नहीं रखते हो, बताइए। हाँ जी रखते हैं। अब आपको लगता है कि भाई मेरे को जो है ना 1 लाख रुपए तो मैं रखता हूँ, सेविंग में रख लेता हूँ, बाकी के 1 लाख से ऊपर मैं क्या करता हूँ, उसमें फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं। तो बॉडी भी ऐसे ही करती है, भाई 1 लाख रुपए जो है हम अपने ऐसे रख ले सेविंग्स बैंक में, ताकि इमीडिएटली विड्रॉ कर लें, और बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आया उसको हम फिक्स डिपॉजिट में कर लें। तो एग्जैक्टली सेम वे हमारी बॉडी की मैकेनिज्म बनाई हुई है भगवान ने, इसलिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज नॉट ए बैड थिंग। लेकिन उसका क्योंकि हमें स्टोरेज चाहिए। अब मान लीजिए किसी वजह से आप ऐसी जगह गए वहां पे 2 दिन तक आपको खाना नहीं मिला, तो क्या करेगी बॉडी, मतलब 1 दिन का जो है बॉडी रखती है सेविंग्स अकाउंट के अंदर, और उसके बाद 1 दिन से ज्यादा का जो ग्लूकोज है वो फिर हमारे 2-3 लेवल के फिक्स डिपॉजिट होते हैं। उन्होंने कहा यार अब ये फिक्स डिपॉजिट में भी मान लीजिए 50 लाख रुपए हो गए, अब ऐसा करते हैं ये यार ये प्रॉपर्टी की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ऐसा करते हैं आप प्रॉपर्टी खरीद देते हैं। खरीदो, आप ऐसा सोचते हो या नहीं सोचते, बताइए। बिल्कुल सर। हाँ, तो आप जब सोचते हो कि भैया, मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए बीच में आप बोलिएगा, और जब तक आपके घर से कहीं दूसरी नॉइज नहीं आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट भी रख सकते हैं थोड़ी देर के। तो जो लोग मतलब डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लें, बड़ा अच्छा रहेगा। तो आप क्या करते हो कि कुछ लोग कुछ रखेंगे सेविंग्स अकाउंट में रखा आपने, कुछ आपने रखा फिक्स डिपॉजिट में रखा, कुछ आप फिर दूसरी तरह की इन्वेस्टमेंट कर देते। तो बॉडी भी ऐसे ही करती है। देखते हैं भैया ग्लूकोज एक दिन का तो हम अपने सेविंग्स में रख लेते हैं, 1 महीने का ग्लूकोज हम रख ले मान लो फिक्स डिपॉजिट में, उससे ज्यादा ग्लूकोज है तो उसको हम फिर जो है वो दूसरी इन्वेस्टमेंट में लगा दें। वहां से कैश तो कर सकते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो उसमें अच्छा प्रॉपर्टी से वापस लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी, बायर ढूंढना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, या आपने शेयर में रख लिया तो शेयर बेचने पड़ेंगे तब आपको मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट भी आपको भुनाना पड़ता है कई दफे, लेकिन ये कि आपको इमीडिएटली बैंक में कहे भाई चलो ठीक है 2% का या 1% का या आधे % का मेरा पेनल्टी लगेगी, मेरा फिक्स डिपॉजिट बना दो, मेरे को जरूरत पड़ रही है, मान लीजिए कुछ ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो एग्जैक्टली द सेम वे काम करती है। और जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूम रहा होता है, जो आपका आप मेजर कर रहे होते हैं, वो ग्लूकोज केवल 20 से 30 मिनट के लिए होता है। जैसे आपकी जो रीडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100, राइट, 100, 120। तो आप 100 और 120 के हिसाब से जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 ग्राम ग्लूकोज आता है वो रफली। आपके ब्लड में 5 लीटर ब्लड होता है, उसको आप मल्टीप्लाई करो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर multiplied by 5 liters, it comes to about 5 gram of glucose is circulating in your blood at any point of time, and which is good enough for only 20 to 30 minutes. तो ये जो आपको ग्लूकोज मिलता है ये केवल 20 से 30 मिनट के लिए आपके काम करता है। तो कंटिन्यूअसली बॉडी जो है अपने स्टोर हाउस से, सेविंग बैंक से, जो बिल्कुल, या आप समझ लिए वो एक्चुअली वो सेविंग बैंक भी नहीं है, बल्कि वो आपका पर्स है अंदर, जो आपने अपनी अलमारी में पर्स रखा हो, उसमें से पर्स में से निकाल करके, बड़े पर्स में से निकाल के छोटे पर्स में पैसे डालती रहती है। तो इस तरह की मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट जो समझने का है कि हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली ऐसे काम करती है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको,
ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये हर एक सेल में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और ये एनर्जी निकलती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो ये 24/7 आपका कार्रवाई हर एक सेल के अंदर हो रही है और हमारी बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल हैं, उन 50 के 50 ट्रिलियन सेल के अंदर ये रिक्वायरमेंट है। तो सपोज अगर आपके पास ग्लूकोज की कमी है तो क्या होगा, आप बताइए। कोई बताइए, अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, आपके सेल में ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा तो क्या होगा? ये जो है शिथिल हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, थकान महसूस करने लगेगा, थकान महसूस करना लगेगा। तो अगर मान लीजिए किसी को 5-7 साल से डायबिटीज है तो उनको बताइए कि शाम को आते आते तक उनमें एनर्जी लेवल कम होता है या नहीं होता है, जनरली बताइए। हो जाता है, हो जाता है। तो आप देखेंगे 90% लोगों का पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है कि व्हाट इज योर एनर्जी लेवल इन द इवनिंग, और सब कहते हैं खाना पीना सब खाते हुए भी एनर्जी लेवल हमारा सही नहीं है, हमारा एनर्जी लेवल शाम तक हम थक जाते हैं। तो उसका मेन कारण है कि आपके अंदर जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। आप सब लोग प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम करने से क्या होता है कि आपने ऑक्सीजन एंश्योर कर ली, इसीलिए प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है आपको डायबिटीज रिवर्स करने में। कि आपको 2 चीजें चाहिए, ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये दोनों सही क्वांटिटी में आपके सेल के अंदर पहुंच रही हैं, अब खा रहे हो आप, ब्लड में है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ होनी चाहिए, सेल के अंदर होनी चाहिए। अगर सेल में नहीं पहुंच रही है तो देरी समस्या है। तो हम इसीलिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज है जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए दोनों चीजों का ये सही होना जरूरी है, ऑक्सीजन सही जाए और ग्लूकोज सही जाए सेल के अंदर, तो बॉडी जो है ठीक से काम करना शुरू करेगी। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ग्लूकोज ब्लड में कितना है, क्या इम्पोर्टेंट है कि सेल में कितना है इम्पोर्टेंट। तो जब आप रीडिंग लेते हो तो कहाँ की लेते हो, ब्लड की लेते हो, सेल की लेते हो, बताइए। ब्लड की यही ये सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की है आपको, आज के हमारा समझ में आ जाए कि भैया ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम या ज्यादा होना ठीक बात है, क्योंकि जाएगा कहाँ से, ब्लड से ही होकर के जाएगा। क्योंकि ब्लड जो है हमारा सारी बॉडी में सर्कुलेट करता है और हर एक सेल को ब्लड से ही न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो ब्लड में है ग्लूकोज, लेकिन सेल में जा रहा है या नहीं जा रहा है वो प्रॉपर। अगर आपको मान लीजिए सेटिस्फेक्शन लेवल है कि ग्लूकोज जो, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कशन बीच में करते हैं। अच्छा, ये जो क्रिया हमारी बॉडी के अंदर हो रही है और उसका एकदम रिवर्स जो है वो प्लांट्स में होता है। प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन दोनों को लेकर के वो क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है, और वो एनर्जी कंज्यूम करता है। और एनर्जी कहाँ से आती है प्लांट में, सनलाइट। प्लांट में ये रिएक्शन एकदम अपोजिट होता है। तो ये हमारा एक किस्म से जो प्रकृति का हमारा सर्वाइवल का जो चक्कर है वो ये है कि हम एनर्जी लेते हैं ग्लूकोज से और प्लांट हमारे लिए ग्लूकोज बनाता है। प्लांट हमारे लिए ग्लूकोज का मैन्युफैक्चरर है। तो प्लांट इज द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड एट द लोएस्ट। देयर इज नो अदर मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी ऑन द प्लेनेट अदर देन प्लांट्स। तो आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो ऐसे ऐसे होना चाहिए जो आप ब्लड में लेते हो। ये ब्लड की बात कर रहा हूं अब मैं। अब जैसे आपने यहाँ पे खाना खाया, ब्रेकफास्ट खाया आपने, तो ब्रेकफास्ट खाया तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, जो बढ़ना चाहिए।
आपने बहुत अच्छी तरह से खाना खाया तो ये कर्व आपका ऊपर तक जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे ये क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ने ग्लूकोज निकाला, ब्लड में फेंका, और उसके बाद जो हमारे हार्मोन्स हैं वो उस ग्लूकोज को पैकिंग शुरू कर देते हैं, भैया इसको बड़े पर्स में डालो, या इसको सेविंग्स बैंक में डालो, या फिक्स डिपॉजिट में डालो। तो ये उसके बाद ये फिक्स डिपॉजिट में डालने की क्रिया, या सेविंग बैंक में या अंदर वाले पर्स में डालने की क्रिया हो रही है यहाँ पे। फिर आपका ये हो गया, फिर आपने दोबारा खाना खाया तो फिर वही वापिस ऐसे आएगा, फिर आपने तीसरी बार खाना खाया है फिर ऐसे आएगा। अब रात को आप जब खाना नहीं खा रहे हो तो सेविंग्स बैंक में डालने की क्रिया नहीं हो रही है, तो जो भी कुछ जरूरत पड़ती है तो सेविंग बैंक से धीरे धीरे या बाहर वाले पर्स से निकाल के कंज्यूम करता रहता है। आपने मान लीजिए एक दिन खाना नहीं खाया, पहले तो एक रात जब खाना नहीं खाते तो ये होता है, अगले दिन सुबह मॉर्निंग में फिर यहाँ आ गए आप। तो अगर आप नॉर्मल आपका जो दिनचर्या है उसमें ये कर्व ऐसे होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कभी आपका ग्लूकोज 200 हो गया, और मान लो आपने कहीं, अब मेरे ऐसे कुछ मित्र मैंने देखा है वो एक बार में आधा किलो बर्फी खा जाते, उनको मीठे का बड़ा शौक। अब आप बर्फी खाओगे तो ग्लूकोज हो सकता है 300 टच कर जाए उस समय, लेकिन अगर आपका कंट्रोल मैकेनिज्म, अंदर का मैकेनिज्म ठीक चल रहा है तो आपका क्या होगा, 300 है तो कहेगा बॉडी तो खुश हो जाएगी, अच्छा ज्यादा ग्लूकोज मिल गया, अब तो डालो फिक्स डिपॉजिट में। आपको पता नहीं आपके एम्प्लॉयर ने कहा चलो आपको 1 लाख रुपए का बोनस दे देते, तो आप खुश हो गए या दुखी हो गए? खुश हो गए। खुश हो गए ना? खुश होंगे सर। तो फिर तो बॉडी भी खुश हो जाती है कि अरे आज तो अच्छा ग्लूकोज का लेवल मिल गया, अब मैं अपने जो भी सेविंग बैंक मेरा खाली हो रहा था मैं उसमें भर लेता। तो अगर मान लीजिए आपका यदा कदा 300 भी पहुंच गया, या मैं तो कहता हूँ इवन 400 भी पहुंच गया, तो आपको बॉडी दुखी नहीं होती है, बॉडी खुश होती है। अगर मान लो किसी रोज आपकी रीडिंग 400 निकल जाए तो आप तो बहुत दुखी हो जाओगे। तो क्वेश्चन ये है कि हमें ये कर्व हमें समझनी है, और हमारी बॉडी की कर्व क्या है। सबसे पहला जब डायबिटीज एक्शन ग्रुप में मैं किसी के साथ स्टार्ट करता हूँ तो पहले 15 दिन में उसकी मैं हेल्प करते हैं, भैया तुम अपनी कर्व प्लॉट करो, पहले देखे तो सही बॉडी बिहेव कैसे कर रही है। फिर आप देखते हैं कि भाई अब मेडिसिन का काम क्या होता है। मेडिसिन जो है हमारा ये जो अंदर डालने का काम है वो मेडिसिन करती है जनरली, ये वाला पार्ट है वो मेडिसिन करती है। तो मैं हर एक को ये भी बोलता हूँ कि यहाँ पे इस कर्व के साथ ये भी प्लॉट करोगे कब आपने मेडिसिन खाई, ताकि मुझे ये पता लगे कि मेडिसिन खाने की वजह से हुई है या आपके अंदर की मैकेनिज्म की वजह से हुई। तो ये जैसे तो हमारी बॉडी जो है सारी चीजें आर फेड बाय आवर ब्लड सप्लाई। तो ये ब्लड जो है हर एक नुक एंड कॉर्नर में हमारे जाता है। तो इट्स लाइक पता नहीं, कुछ लोग बैंकॉक गए हो, वहाँ पे एक फ्लोटिंग मार्केट का कंसेप्ट है, मतलब बहुत बड़े एरिया में है जिसके अंदर फूड बोट्स आती हैं। आप उन फूड बोट से सामान खरीद सकते हो, उसमें सब चीज़ें मिलती हैं जो आपकी मर्जी में आया। तो मान लो फूड बोट आई, फ्रूट की फूड बोट आई तो उसमें आपने खरीद लिया, और मान लीजिए सब्जी की बोट आई तो सब्जी खरीद लिया आपने, दवाइयों की बोट आई उससे दवाइयाँ ले लिया आपने। तो हमारे जितने भी डिफरेंट सेल्स हैं, हर एक आदमी हर एक सेल जो देखता रहता है यार ये कौन सी फूड बोट आ रही है और मेरी ये रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो वो उसके हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट उठा लेते। और ये वाली जो फूड बोट है, जैसे वो फ्लोटिंग मार्केट, मतलब इसे लाइक कैनाल टाइप ऑफ सिचुएशन, तो वैसे ही है। इसमें हम जो कूड़ा होता है वो भी इसी को दे देते। ये कूड़े वाली बोट आई, चल भाई जितना मेरा कूड़ा इकट्ठा हुआ था तो अब कूड़े वाली बोट में डाल। दवाइयों की बोट आई तो दवाइयों को ले लो। मान लीजिए आपको लगा कि यार ये तो कुछ हड्डी वड्डी टूट गई, उसको ठीक करने की आई है, तो रिपेयर एजेंट वहाँ आ गए। और इसी फूड बोर्ड के अंदर हमारे सोल्जर्स भी होते हैं। अगर उसको लगा कि ये तो वायरस आ गया, ओहो तो वायरस आ गया या इसका बैक्टीरिया आ गया, तो ये सोल्जर वाले जो फूड बोर्ड है ये तैयार रहते हैं उसको अटैक करने के लिए, मारने के। क्योंकि हम तो हमारे 50 ट्रिलियन हमारे बॉडी में सेल हैं, और हमारे 200 ट्रिलियन वायरस भी घूमते रहते हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया भी घूमते रहते हैं। कुछ हमारे जीवन के लिए जरूरी है, कुछ हमारे जीवन को नुकसान करते हैं। और ये केवल हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस को पता है कि ये जो बैक्टीरिया है हमारे जीवन के लिए यूजफुल है
या ये हमारा एनीमी है। तो जो एनीमी होते हैं बॉडी में अपनी पूरी फार्मेसी है, यहाँ पे पूरी हमारी फार्मेसी बॉडी के अंदर बनी हुई है। वो फार्मेसी जो है वो इसके अंदर फूड बोर्ड डालती रहती है, ये दवाइयों वाली फूड बोर्ड भी चलती रहती है, और हमारे ये सोल्जर्स हैं वहाँ पे वो बोर्ड के अंदर ये तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं, 30 बिलियन सोल्जर्स, 2 मिलियन रिपेयर एजेंट, 20 ट्रिलियन फूड बोर्ड्स, 90,000 किलोमीटर की हमारी ये कैनाल है, और हर एक नुक एंड कॉर्नर से कनेक्टेड। तो ग्लूकोज बैलेंस मैंने आपको समझाया कि हमारी बॉडी में बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है अपना ग्लूकोज का बैलेंस बनाने के लिए। ग्लूकोज शुरू कहाँ से होता है भाई? जो फूड आप खाओगे वहीं से, दैट इज द ओनली सोर्स कायदे से। तो जो हमारी 90,000 किलोमीटर की ब्लड सप्लाई है, जो कार्बोहाइड्रेट हमारे, अगर मान लीजिए हमारा पेट ठीक से काम नहीं करता तो क्या होगा? अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को पचा नहीं पा रहा, तो क्या होगा बताइए? मतलब बॉडी जो है में ब्लड में, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को ही तो ग्लूकोज निकाल के ब्लड में डालना है ना। तो अगर हमारा वो ग्लूकोज निकाल ही नहीं पाएगा तो वैसे ही हमारे पास डेफिशिएंसी रहेगी। तो कुछ लोग समझते हैं कि ग्लूकोज जो है पैनक्रिया की प्रॉब्लम है, तो ये एक्चुअली पैनक्रिया की ही प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कई ऑर्गन हमारे इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से ग्लूकोज नहीं निकाल रहा है हमारे फूड में से, तो दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1। उसके बाद जो हमारा इमीडिएट पर्स है वो लीवर में होता है। जो कहते हैं ना, आपका जो पॉकेट में लेकर के पर्स चलते हो, क्योंकि आपको तो जो ग्लूकोज आपके ब्लड में घूम रहा है वो तो 15-20 मिनट ही काम करने वाला है ना। 15-20 मिनट के बाद तो आपको अपना अंदर का पर्स जो आपकी पैंट में रखा है उसको खोलने की जरूरत पड़ेगी। आप जब तो वो हमारा लीवर में रहता है। और मान लीजिए जो लीवर में ग्लूकोज रहेगा, आप एक बात सोचिए, आपको आप पर्स के अंदर बहुत छोटे नोट रखते हैं, सारे के सारे आपके जो छोटे 10 रुपए वाले नोट ही रखते हो, या 100 रुपए वाले, 500 रुपए वाले, या 2000 वाले भी रखते हो? जी, 100 का होना पड़ता है, 500 का आपको लगता है यार 100 रुपए वाले नोट रखेंगे तो पर्स इतना मोटा हो जाएगा, कैसे गाड़ी चलेगी? आजकल तो 100 रुपए की, मतलब आप सोचो 10 रुपए में तो कुछ आता ही नहीं है, 100 रुपए में भी कुछ चीज नहीं आती, तो आपको कितना रखेगा? 500 के नोट रखोगे या खाली 100 के उस अंदर ठूस पाओगे? कैरी नहीं कर पाओगे। तो हमारी एग्जैक्टली लीवर भी यही करता है, जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोगॉन की फॉर्म में लगा लेता है। तो ग्लाइकोगॉन का मतलब आपका समझो 1 रुपए वाला, यहाँ तो 1 रुपए वाले नोट की जरूरत है हमें, ये 100 रुपए वाले नोट या 1,000 वाले नोट। तो उसको कहीं से आपको 100 रुपए वाले या 1000 वाले नोट को कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जो ग्लूकोज आया वो आपको 1-1 रुपए वाले नोट के फॉर्म में आया। इसको कन्वर्ट करके ये 1,000 रुपए वाले नोट के अंदर ये डाल देते हैं। फिर जब कंजम्पशन का टाइम आता है तो ग्लाइकोगॉन को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये एक मैकेनिज्म हमारे यहाँ चलती रहती है। जब ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ आया तो 1-1 रुपए वाले नोट में आया, इसको यहाँ पे डाला, 1000 वाले नोट में डाला। जब हमें जरूरत पड़ती है तो 1000 नोट वाले भुनाते रहते हैं, हम उसको 1-1 रुपए में कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हर एक सेल को तो बेचारे को पैसों में चाहिए, रुपयों में नहीं चाहिए। उसको तो छोटी छोटी करेंसी चाहिए, उसको तो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी हर टाइम खानी। और फिर ये जो है हमारे जितने सेल हैं, ब्रेन के सेल, मसल्स के सेल, अब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसमें ग्लूकोज कंज्यूम हो रहा है, तो ग्लूकोज फिर सप्लाई होगा आपके मसल्स के अंदर, आपके ब्रेन के सेल्स में भी चाहिएगा, और जितने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल में भी चाहिए, किडनी के सेल में भी चाहिए, हार्ट के सेल्स में भी चाहिए, सब सेल्स में, लंग्स के सेल्स में भी ग्लूकोज चाहिए। तो ये कंटिन्यूसली यहाँ से, और ये सेल्स में कंजम्पशन की मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट है। हर एक सेल की कंजम्पशन की मैकेनिज्म भी हमारे अंदर से थोड़ी अलग अलग बनी हुई। तो वो भी उसने देखा है कि भाई हम बॉडी को कितना मिसबिहेव कर सकते हैं, उसको देखते हुए बॉडी ने, हमारी जो इंटेलिजेंस सिस्टम हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो हमारा अंदर का कंप्यूटर है,
उसने कंट्रोल डाले हुए हैं कि भैया ये आदमी जो है, अब आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि मोटापा कैसे कम करें? आप बताओ, जो मोटे हैं उनको कितने लोगों को नॉलेज है कि मोटापा कैसे कम करें? हर एक को नॉलेज है या नहीं है कि मोटापा कैसे कम करें, क्या खाएं क्या ना खाएं? आप बताओ मुझे। नहीं है सर, आप बताएं क्या खाएं क्या ना खाएं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको नॉलेज होते हुए भी आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप ही कह रहे थे कि आज जो है 20-25 लोग ज्यादा आए, सबको मालूम है योगा करना चाहिए, तो क्यों नहीं आए? वो संडे के क्यों आते हैं, बाकी दिन क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारी बॉडी का स्वभाव है, हम लेजी हो जाते हैं। आपकी बॉडी का भी स्वभाव है, मेरा भी स्वभाव यही है। तो भगवान को मालूम था कि हम भैया लेजी भी होंगे, बदमाशी भी करेंगे, सारे उठपटांग काम करेंगे। तो उसने देखा भैया अगर ब्रेन के सेल के अंदर भी ये जो आदमी है ये मानेगा नहीं, डिसिप्लिन में रहेगा नहीं, तो भैया मेरे को यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर ज्यादा डालना है, क्योंकि ब्रेन ही काम करना बंद कर देगा तो फिर तो गाड़ी रुक जाएगी। यहाँ मसल के सेल हैं, इसमें सेफ्टी फैक्टर जरा कम डाला हुआ उसने भगवान। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकलिटी ऑफ द ऑर्गन, सेल की जो ग्लूकोज कंजम्पशन की मैकेनिज्म है वो थोड़ी अलग अलग है, और वो भगवान ने पर्पस से बनाई। तो ये क्या करता है, जब ये हजार रुपए के नोट ज्यादा हो जाते हैं तो ये वाली लाइन देखिए, तो फिर उसके बाद एक्सेस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ फैट्स इन एडिपोज टिश्यूज के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है। अब ये दिस इज लाइक ए फिक्स्ड डिपॉजिट। तो बॉडी 1-2 दिन की मैकेनिज्म के लिए यहाँ रखती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोमॉन, और फिर उसके बाद ये एडिपोज टिश्यू में फैट की फॉर्म में रखती है। और जैसे आप सोचते हैं, आपके पास मान लीजिए आप बहुत ही रिच हो गए, आपके पास 100 करोड़ रुपए आ गए। अब आपके बाद अगर 100 करोड़ रुपए आ गए और आपके एम्प्लॉयर ने आपको 1 लाख रुपए का बोनस दिया, तो आपकी खुशी कितनी होगी अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी हैं तो, एज कंपेयर टू ए पर्सन जिसके पास जो है केवल 20 लाख रुपए हैं उसकी पूरी जमा पूंजी, और उसको 1 लाख रुपए का बोनस मिला, और दोनों में आप बताओ कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? एक आदमी के पास 100 करोड़ रुपए है, उसको 1 लाख रुपए का बोनस मिला। एक आदमी की जमा पूंजी 20 लाख रुपए है, उसको 1 लाख रुपए का बोनस मिला। तो दोनों की खुशी में बिल्कुल होगा। 20 लाख वाला ज्यादा खुश होगा सर। रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। तो 100 करोड़ वाले को 1 लाख रुपए कहेगा, अच्छा 1 लाख रुपए का ही बोनस मिला, अरे यार चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं उसको असर होगा। तो अगर आपके पास यहाँ वाले स्टोर हाउस पूरे भरे पड़े हैं और फिर आपका यहाँ पे और मतलब फिर आपका ग्लूकोज और ज्यादा आ रहा है, तो क्या करेगी बॉडी? फिर बॉडी क्या करती है, हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टी खरीदने की लिमिट है बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी को संभाल के प्रॉपर्टी जो है अंदर ही रखनी पड़ती है। अब आप देखो आजकल नेताओं का क्या हाल है, उनके लिए जो ये पैसा है लाइबिलिटी बन गया। वो बंगाल में वो कह रहा था नॉट माइन नॉट माइन नॉट माइन, 50 करोड़ रुपए निकले हैं, सब मना कर रहे हैं मेरे नहीं है मेरे नहीं है मेरे नहीं। तो जब ये हालत हो जाती है बॉडी के अंदर, तो बॉडी फिर किडनी में से फेंकना शुरू कर देती है। तब ये किडनी से यहाँ से ग्लूकोज इज बीइंग थ्रोन आउट। तब बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो ये कह देता है कि भैया अब मेरा जो है मेरे को ग्लूकोज जो है अब लाइबिलिटी बन गया है मेरे लिए, वो ये स्टेज आती है। वैन आपके यूरिन में से ग्लूकोज बॉडी अपने आप ही एक बॉडी के अपने कंट्रोल मैकेनिज्म में है, ये इनहेरेंट कंट्रोल मैकेनिज्म। पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, कुछ लोगों को तो आई एम श्योर मालूम होगा कि उनको पता लगता है कि पहले जमाने में ये पता लगता था डायबिटीज, जब वो थोड़ा बहुत पेशाब इधर उधर बाहर क्या करते थे, जब मकोड़े आ जाते थे पेशाब के ऊपर। है किसी को ध्यान के पेशाब में किसी ने सुना है माता पिता से या किसी से? जी सर, मक्खी लगने लगती थी, चींटियां आ जाती हैं, लग जाते हैं। और जब तक ये टेस्ट नहीं आए थे तो डॉक्टर ये कैसे देखता था कि मधुमेह जो है, ये आयुर्वेदा का नाम है
शुगर के लिए। और ये तो हमारा 2000 साल 5000 साल से पुराना नॉन बीमारी है, नई बीमारी नहीं है ये। इसका नाम मधुमेह है और संस्कृत में मधुमेह, मतलब मधु का मतलब मीठे और मेह का मतलब बारिश। जब मीठे की बारिश हो रही है आपके पेशाब में तो इस डिसीज का नाम मधुमेह रखा हो। और जो डायबिटीज मेलिटस है उसका भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन अगर आप हिंदी में करेंगे तो एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि मैंने जब टॉपिक पढ़ाना शुरू करा तो मैंने सबसे पहले कहा मेलिटस का मतलब क्या है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, पहले जमाने में डॉक्टर जो है आपका यूरिन एक्चुअली टेस्ट करता था टू आइडेंटिफाई कि आपको ये बीमारी है या नहीं। तो बॉडी के हिसाब से आपको बीमारी जब होती है जब आपके यूरिन के अंदर मीठा आना शुरू हो जाता है। इतने तक बॉडी समहाउ मैनेज कर रही है। तो ये मैकेनिज्म है। ये तो चलो थोड़ी सी बायोलॉजी की स्लाइड है, तो इसमें मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है और वो होता है, दो हमारे हार्मोन है, इनका बैलेंस होता है, ग्लूकोगोन एंड इंसुलिन। इन दोनों का ये है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैकिंग करता है और ग्लूकोगोन उसको वापस जो है छोटी करेंसी में कन्वर्ट करता है। तो इन दोनों का बैलेंस चलता रहता है। इंसुलिन बढ़ा दिया तो पैकिंग शुरू हो जाएगी, ग्लूकोन बढ़ा दिया तो रिवर्सल शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप खाना खाते हो आप सिग्नल दे देते हो कि भैया इंसुलिन प्रोड्यूस करो, अब मैं खाना खा रहा हूँ, मैं इंसुलिन डालूंगा अपने सिस्टम में, ग्लूकोज डालूंगा अपने सिस्टम में। तो इंसुलिन बॉडी इंसुलिन तैयार करनी शुरू कर देती है, तुरंत पैनक्रिया से इंसुलिन निकलनी शुरू हो जाती है। जब आपने खाना वाना खा लिया, लेवल बढ़ गया आपका ग्लूकोज का, तब वो फिर वो लेवल जब बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर ग्लूकोन निकलना शुरू हो जाता है। वो जो है आपके लीवर में से जो आपका पर्स है उसमें से निकालता रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये जो पर्स में से निकालने का काम है वो चलता रहता है। पर्स में डालने का काम तो केवल जब आप खाना खाएंगे उसके बाद होगा एक बार। अब आप ये बताइए मुझे, अगर आप दिन में एक बार खाना खाएंगे तो इंसुलिन कितनी बार निकलेगा आपके पैनक्रिया से? सपोज एक आदमी है बिल्कुल योगी है, वो दिन में केवल एक ही मील लेता है, तो how many times your pancreas will be active to produce insulin? You can't say, sir. So it will be active only one time mainly. क्योंकि जब वो खाना खाएंगे तभी वो ब्रेन सिग्नल देता है कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ। मतलब खाने का शक्ल देखते ही जो है वो ब्रेन अपना काम शुरू कर देता है, क्योंकि विजुअल सिग्नल तो चला गया, अब खाना खाने वाला है आदमी। आपने कुत्तों को देखा हो ना, लाट टपकनी शुरू हो जाती है खाना देखते ही। तो हमारा ब्रेन भी वैसे ही काम करता है। तो खाना देखते ही वो अंदर से हमारी क्रियाएं चालू हो जाती हैं, फिर खाने को पचाते हैं तो क्रिया और चालू हो जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं खाने को चबा के खाओ। प्रकाश जी, मेरे ख्याल से पूरे दिन भर में जब भी बॉडी को ऑटोमेटिकली रियलाइज होता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स कम हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली ग्लाइकोजन वापस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है इस डायग्राम के हिसाब से भी। और जैसे ही ग्लाइकोजन रिलीज होगा, इंसुलिन भी ऑटोमेटिकली रिलीज होगा। इसका खाने से लेना देना नहीं है सर। चलिए 1 मिनट में आपको मोटे मैं एक लेमैन की भाषा में समझाना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा उसको समझिए। फाइनल पॉइंट बायोलॉजी के अभी नहीं समझा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इंसुलिन के फंक्शन और भी कई हैं। तो अभी आप केवल डायबिटीज के संबंधित थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपके मन में सही एंकरिंग हो। मतलब आप ये मत समझिए कि मैं आज बायोलॉजी की क्लास लगा रहा हूँ। मैं केवल आपको इंसुलिन मतलब डायबिटीज के संबंध में आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक बार खाना खाएंगे तो बॉडी एक बार इंसुलिन बनाएगी। अगर आप 2 बार खाना खाएंगे तो बॉडी विल सीक्रेट इंसुलिन 2 times फॉर डायबिटीज पर्पस। और अगर आप 3 बार खाएंगे तो इंसुलिन 3 बार बनाएंगे। अगर आप 6 बार खाएंगे तो इंसुलिन 6 बार निकलेगा। अगर आप 8 बार खाना खाएंगे तो 8 बार निकलेगा।
और अगर आप 10 बार खाना खाएंगे तो 10 बार लिखिए। हर बार आप इंसुलिन बॉडी उसके साथ सीक्रेट करेगी। अब आपने क्या किया, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ इस माध्यम से आपको, कि आपने सुबह उठ के एक चाय पी, एक बिस्किट खा लिया, तो तुरंत आपके इंसुलिन की एक्टिविटी चालू हो, डाइजेस्टिव सिस्टम चालू हो गया। क्योंकि चाय और बिस्किट खाए, आपने उसको ग्लूकोज दिया, उसको आपने प्रोटीन दिया, आपने उसको फैट दिया। फिर आपने उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर आपने ब्रेकफास्ट खा लिया। फिर आप ऑफिस में गए, ऑफिस में आपने कहा यार 1 कप चाय लिया, काम शुरू करने से पहले एक बार और चाय पी लेते हैं। और आपकी बड़ी कैंटीन वाले कंपनी अगर बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है तो हो सकता है वो साथ में बिस्किट भी फ्री सप्लाई कर रहे हो आपको। जब आपकी मेज पे, मैं जब ऑफिस में मतलब TCS में था दिल्ली में, तो वो तुरंत वो जैसे ही मैं पहुंचता था वो लेकर के आ जाता था कैंटीन वाला, आपने चाय और एक आध बिस्किट भी लेके आ गया सपोज। उसके बाद आपने 12-1 बजे के करीब लंच खा लिया, 2 बजे लंच खा लिया आपने, फिर हो गया खाना। फिर उसने 4 बजे फिर चलो समोसे मंगा लेते हैं, अब तो समोसे आ गए। फिर उसके बाद घर पहुंचे, चलो पहले चाय पी लेते हैं खाना खाने से पहले, तो चाय पी लिया हमने। तो ये हर बार जो है आपकी, जबकि हमारे योगा में कहावत है कि अगर आप 1 बार खाना खाते हो तो योगी हो, अगर 2 बार खाना खाते हो तो आप भोगी हो, और अगर आप 3 बार खाना खाते हो तो रोगी हो। ये आई एम श्योर आप योगा के सब हो विद्यार्थी, प्रैक्टिस भी करते हो, तो ये सुना होगा आपने किसी ना किसी से। लेकिन जब लोगों को डायबिटीज हो जाती है तो आपको डॉक्टर क्या बोलता है कि भैया थोड़ा थोड़ा खाना खाओ और कई बार खाओ। तो इस चीज को बस खाली यहां समझ लो, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। हमारे सेल के अंदर क्या होता है कि सेल के बाहर ग्लूकोज खूब घूम रहा है, लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज जाने की जो क्रिया है वो इंसुलिन कंट्रोल करती है। तो इंसुलिन के कई फंक्शन है, जैसे अभी मैं नाम तो आपका याद नहीं रहा मुझे, कि ये बात आपकी सही है, क्योंकि इंसुलिन के कई फंक्शन है, खाली एक फंक्शन वो नहीं है। इंसुलिन के कई फंक्शन है। सेल के अंदर आपकी इंसुलिन की एक चाबी लगी हुई है यहाँ पे। तो ये जो इंसुलिन है ये आपका एक रिसेप्टर होता है, इसको आप एक्टिवेट करेंगे तभी आपकी ग्लूकोज जो है सेल के अंदर जाएगी। तो अगर आपने सुना होगा टाइप 2 डायबिटीज या डायबिटीज मेलिटस को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज। सुना है किसी ने ये नाम? टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क ये है, टाइप 1 के अंदर तो इंसुलिन बन नहीं रहा, आपकी पैनक्रिया इंसुलिन नहीं बना रही, और टाइप 2 में इंसुलिन बन रहा है आपका, इंसुलिन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंसुलिन बन भी रहा है और वो आपके लीवर में डालने का काम भी कर रही है, लेकिन सेल में जो डालने का काम है वो नहीं कर रही। इसीलिए बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। मतलब व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट? आपके सेल हैज बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट, और सेल के अंदर इंसुलिन है। इसीलिए अगर आप देखें तो जब आपकी टाइप 2 डायबिटीज होती है उसके अंदर आपको इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लगाते, वो इंसुलिन नहीं लगती है, वो आपको केवल आपकी जो मैकेनिज्म है वो उसको जो मेटफॉर्मिन है वो इंसुलिन हार्मोन पे काम नहीं करती है, वो ग्लूकागोन हार्मोन पे काम करती है, ताकि आपका जो विड्रॉल मैकेनिज्म है आपके लीवर से उसके ऊपर कम करती है, ताकि वहां से विड्रॉ कम। इंसुलिन तो बन रही है आपकी, लेकिन इंसुलिन आपके सेल में नहीं जा, ग्लूकोज आपके सेल में नहीं जा। अच्छा आप ये बताइए, अगर ग्लूकोज आपके सेल में नहीं जाएगा तो क्या होगा फिर? वीकनेस रहेगी सर। वीकनेस, बॉडी पेन होगा सब, दर्द होगा, थकान होगी। अच्छा आप में से जो लोगों का मान लीजिए पिछले 10 साल से डायबिटीज है, वो दवाई भी खा रहे हैं, आपका ग्लूकोज का लेवल भी ठीक है ब्लड के अंदर, आप बिल्कुल
सुबह शाम मान लो चेक भी कर रहे हैं और आपको देख रखा है HbA1c भी आपने ठीक बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है, समय पे दवाई भी खा रहे हैं, तब वीकनेस क्यों रहती है? कभी सोचा आपने इस बात के बारे में? सर बिकॉज बॉडी ओवरवर्क कर रही है। तो बंद कर, बिकॉज ऑफ दिस रीजन तो ये है कि वो सब कुछ ठीक होते हुए भी सेल के अंदर प्रॉपरली इंसुलिन नहीं जा रही है, क्योंकि सेल कंटिन्यूज टू रिमेन इंसुलिन रेजिस्टेंट। मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था कि सभी लोग डिस्कशन के टाइम पर अपना वीडियो ऑन करके रखा है तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा एक हाँ थोड़ा सा अच्छा रहेगा, पिक्चर दिखती रहती है। तो अगर ये सेल में इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो आपके बाहर ग्लूकोज खूब घूम रहा है लेकिन सेल के अंदर नहीं जा रहा। अगर सेल, और इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि आप खाना भी ठीक खा रहे हो, न्यूट्रिशन भी ठीक ले रहे हो, सब कुछ बढ़िया है, आप काम वाम पे भी लगे हो, आपको सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके अंदर तो इसीलिए मदर ऑफ ऑल डिसीजेस कहते हैं डायबिटीज को, क्योंकि जब आपका हर एक सेल ही सिक हो गया, हर एक सेल ही बीमार हो गया क्योंकि खाना ही नहीं मिल रहा उसको, तो इसीलिए मदर ऑफ ऑल डिसीज। बाद में देखेंगे आप कि बहुत सारे, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये इट इज नॉट एन इंसुलिन रेजिस्टेंट सेल, इट इज ग्लूको, दे आर नॉट ओनली इंसुलिन रेजिस्टेंट बट दे आर ऑल्सो ग्लूकोज स्टार्व्ड सेल्स। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपको अगर समझ में आ गई आज तो मैं समझूंगा मेरा पर्पस अचीव होगा। ये टाइप 2 डायबिटीज इज नॉट इंसुलिन रेजिस्टेंट सेल बट ऑल्सो ग्लूकोज स्टार्व्ड सेल्स। सर इसीलिए क्या जिनको डायबिटीज होता है इसीलिए वो लोग खाना खाने के पहले उनको कहा जाता है इंसुलिन का इंजेक्शन लेना चाहिए? में होता है क्योंकि जनरली क्योंकि उनके यहाँ तो सिस्टम इंसुलिन नहीं बना रहा। सर टाइप 2 में भी इंसुलिन इंजेक्शंस बोला जाता है। वो एक क्वेश्चन, वो मैं उसको बोलता हूँ टाइप 3 डायबिटीज। एक स्टेज जब आ जाती है कि अभी क्या हो रहा है, जो मैं पॉइंट पहले बता रहा था कि आपने क्या किया कि जब शुरू हुआ था तब तक तो आपकी पेनक्रिया ठीक काम कर रही थी, अब उसके बाद आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया इस हिसाब से कि हम अपना ग्लूकोज का लेवल अंदर वाला जो हमारा इंटेलिजेंस है या उसको मैनेज करने के बदले हमने बाहर मैनेज करना शुरू किया। बाद में एक स्लाइड आएगी, बाहर मैनेज करने का मतलब हमने क्या किया कि भाई चलो खाने के टाइम में जो है हम वो जो कर्व मैंने आपको दिखाई थी उसमें 6 पीक थे, 3 पीक थे, तो उन्होंने कहा जी हम 6 पीक कर लेते हैं, छोटे छोटे पीक कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे लेकिन 6 बार खाएंगे। तो उसका क्या हुआ, अब 6 बार इंसुलिन निकलेगी। अब वो पैनक्रिया कहती है यार मेरे तो आई एम डिजाइन फॉर ओनली 3 टाइम्स, और ये बंदा तो 6 बार खाना खा रहा है, तो मेरे को तो 6 बार काम करना पड़ रहा है। अब किसी ने, और हमारी स्नैकिंग खाने की आदत भी पड़ी हुई है बीच बीच में, जब अपने गए और थोड़ा सा खा लिया। ऑफिस के अंदर भी जो बैठे हैं खाना मिलता रहता है वहां भी। तो अब वो एक टाइम आता है 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद, और कुछ होंगे बॉडी भी अलग अलग होती है, हर एक की बॉडी एक जैसी तो है नहीं। अब कुछ होगा, हो सकता है शुरू में ही मतलब उनका पेनक्रिया में भी कुछ प्रॉब्लम हो और दोनों चीजों में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो क्या होता है कि उसके बाद पेनक्रिया कंफ्यूज हो जाती है। तो फिर जनरली मैं उसको बोलता हूँ टाइप 3, मतलब टाइप 1 प्लस टाइप 2 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब तो ये हमारी साइकिल है। तो ईट फूड, मेक इंसुलिन, सेल्स आर इंसुलिन रेजिस्टेंट। जी डॉक्टर साहब, समय को देखते हुए बस मैं 2-3 स्लाइड के बाद मैं आपको 2-3 स्लाइड के बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने के बाद खत्म करता हूँ, क्योंकि तो सेल रेजिस्टेंट हो गए। और ये इसके बाद क्या हुआ कि अब सेल अगर रेजिस्टेंट है तो सेल के अंदर तो एनर्जी गई नहीं। अगर सेल के अंदर एनर्जी नहीं गई है तो क्या होगा, माइंड को क्या इंप्रेशन मिलेगा? डॉक्टर साहब, हमारा निवेदन ये था कि इस मैकेनिज्म के साथ ही हम लोग कैसे इसको प्रिवेंट करें, वो समय में हमें अगर बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ऐसा कि हमें मैकेनिज्म को जी हाँ मैं आपको अभी आता हूँ उसके ऊपर सर,
क्योंकि हो सकता है मैं पंत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर अगले हफ्ते या भी शायद यही सेशन करें हम, क्योंकि जब तक आप ये समझेंगे नहीं ना सर। स्वागत है आपका। हाँ, जब तक आप ये बात समझेंगे नहीं ना सर, इसमें मैं इसलिए बहुत इससे मैं इंसिस्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी करेंगे, आप इसको कर लीजिए। जब तक आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि आपके इसकी वजह से ही सारा गड़बड़ हो रहा है, तब तक आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे। जो मैं आपको बताऊंगा अभी, तो आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे। तो पहले आपके माइंड से सिग्नल जाना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो गड़बड़ है, और मेरे को अपने आप को रिवर्स करने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये केवल लाइफस्टाइल से ही ठीक हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है इसको ठीक करने का। जिस रोज आपको ये बात समझ में आ जाएगी, उस रोज इट विल बिकम वेरी इजी। क्योंकि जो मैं आपको करने के तरीके बताऊंगा वो आपको लगेगा यार ये तो हमारे माता पिता भी कहते थे, ये हमारे वो भी कहते थे, सबको आपको ऐसा महसूस होगा कि ये नॉलेज तो हमें थी पहले से भी, हम लेकिन कर नहीं रहे थे। तो अभी आप समझिए, पहले जैसे ही सेल आपके रेजिस्टेंट हुए, तो आप मुझे यहाँ बताइए कि आप माइंड को क्या सिग्नल मिलेगा। माइंड विल फील दैट आई एम टायर्ड एंड आई एम हंग्री, क्योंकि सेल को तो खाना मिला नहीं। आपने खाना खाया, खाना जो आप खाते हैं वो पेट के लिए खाते हैं या सेल्स के लिए खाते हैं, बताइए। सेल्स के लिए। इसके लिए अब सेल के पास तो खाना पहुंचा नहीं है, तो माइंड इज परपेचुअली टेलिंग यू यू आर हंग्री, यू आर हंग्री। अगर ये आप साइकिल समझेंगे तो आप समझेंगे जो डायबिटीज के लोग हैं उनके साथ बिहेवियर हो क्या रहा है। फिर उनको खाने की इच्छा होगी और खाना खाएंगे, ये साइकिल चलती रहेगी, और इसीलिए मोटापा भी बढ़ता है। 90% केसेस में डायबिटीज के साथ लोगों को मोटापा होता है। हमारे यहाँ एक सज्जन है जिन्होंने अभी शुरू करा है रिवर्सल प्रोसेस, उनका वजन 120 किलो है सर, हाइट 5 फुट 7 इंच, वजन 120 किलो, 35 साल की उम्र है। अगर ये वाली स्लाइड नहीं समझेंगे तो वो कैसे ठीक करेंगे आप। और ये सारे डिसीज डायबिटीज की वजह से होते हैं, और ये इसको तो हम छोड़ सकते हैं, ये तो सब आपको मालूम होगा। कई बार इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, ये HB1AC और आजकल ये जो है इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है। बट इंडिया में ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जनरली रीडिंग जो हम लेते हैं MG। सर जिसके आवाज आ रही है वो प्लीज बंद कर दें। तो ये एक तो जो केमिकल मेडिसिन हैं वो बेसिकली जो है वो ब्लड में लेवल को मैनेज करने का मेन काम कर रही है, रादर देन सेल के अंदर मैनेज करने का। तो ये बेसिकली ये सिचुएशन है सर। जो मेडिसिन ग्लूकोज के केस में, एक आपके पास ये आपका इंटरनल डॉक्टर है, इसको पता है कि आपकी बॉडी को कैसे मैकेनिज्म करना है। ग्लूकोज का जो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है उसको ये पता है कि ये कैसे मैनेज करना है। लेकिन अब आपने एक एक्सटर्नल डॉक्टर बैठा दिया है अपनी गाड़ी के अंदर, जो आपको एडवाइस कर रहा है कि बाहर से मैनेज करो सर। ये इसको सेल की चिंता है, इसको खाली ब्लड की चिंता है, ये फर्क है बस। जिस रोज आप यहाँ से शिफ्ट करेंगे कि मुझे ब्लड की चिंता नहीं है, मुझे सेल की चिंता है, जिस रोज आपको लगेगा कि 7 PM पे मेरा एनर्जी लेवल ठीक होना शुरू हुआ, उस रोज आप रियलाइज करेंगे कि आपकी डायबिटीज ठीक होनी शुरू हुई है। और वो ऑलमोस्ट विदिन 10 days ऑफ स्टार्टिंग दिस प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आपको 10 दिन में महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू। ये सब आप चाहें तो इसकी फोटो ले सकते हैं किसी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। अच्छा, तो इन एनी केस वो मेरे ख्याल से वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं ना सर, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली कारण ये आ जाएगा वो फॉल्टी सेल इंटेलिजेंस। नंबर 6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। जो हमारी सेल इंटेलिजेंस है वो करप्ट हो गई। अब उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करना है। So is an internal disorder. Diabetes is an internal disorder of the human system due to lifestyle,
not in line with the way our human body is designed. It is mother of many disorder, and with chemical medicine it keeps on aggravating. That is a reality. Otherwise आपको एक गोली से शुरू करके 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली पे नहीं पहुंचना चाहिए. Body cell becomes glucose starved, which is vital for our well-being. Cell intelligence is disturbed and cell working is impaired. Excess glucose gets deposited in adipose tissues, leading to obesity. Less glucose in system due to poor digestion, leading to weight loss. In some cases it leads to weight loss also, क्योंकि digestive system आपका साथ नहीं दे रहा है. Too high glucose beyond 250 mg circulating in the blood for long time impairs the ability of RBC, resulting in less efficient transport of oxygen and carbon dioxide of the cells. अगर ये 250 ग्राम के उस पे घूमता रहे ब्लड, तो ये हमारे आरबीसी को इफेक्ट करना शुरू कर देता है. इसीलिए ये 250 मिलीग्राम से नीचे रखना चाहिए. Despite medication, diabetes mellitus keeps on aggravating, even leading to disease like this: dialysis, kidney transplant, blindness, amputation. Root causes are: take stress which cannot bear, eat food that we cannot digest, take chemical and poison that we cannot eliminate, and we give control of our body and mind to many other things, so many drivers sitting in our car. अब आप एक दो मैं स्लाइड आपको बता देता हूँ कि जैसे फूड के लिए आप ले लीजिए. आपको सबको चिंता थी फूड क्या खाएं, राइट? ये एक्शन वाली स्लाइड है. ऑर्गेनाइज्ड वे में अगली बार कवर करेंगे, लेकिन इस बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम ये, अगर आप डायबिटीज का रिवर्सल प्रोसेस पे स्टार्ट करेंगे तो वेरी सून, विद इन लाइक 10-15 डेज इटसेल्फ यू विल कम बैक टू दिस कि आप ऑल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने की स्थिति में आ जाएं, इंक्लूडिंग फ्रूट्स विच आर स्वीट. 15 दिन में, 1 महीने के अंदर तो डेफिनेटली आप ये मतलब जब मेरे से बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भैया आप ये फ्रूट खा सकते हैं और आपकी ग्लूकोज लेवल जो है गड़बड़ नहीं हो. और मेडिसिन आप करते रहेंगे, इट विल टेक टाइम. और थंब रूल ये है, अगर आपके 20 साल की डायबिटीज है तो आपको 20 महीने का पेशेंस होना चाहिए सिस्टमेटिकल काम करने का. अगर आपकी 10 साल की डायबिटीज है तो 10 महीने का पेशेंस होना चाहिए, कंसीडरिंग दैट यू आर डूइंग चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल इन योर हाउस इटसेल्फ. आप वहाँ जाएंगे, एक नेचुरोपैथी पार्क में जाएंगे, बाबा रामदेव के यहाँ योगग्राम में जाएंगे, तो आपको 15 दिन के अंदर आपकी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं. लेकिन आप वहाँ पे उनके अनुशासन में रह रहे हैं. अब आपको रहना अपने सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर, तो उसमें समय लगता है. बट दिस वन इज सस्टेनेबल. तो आप, मैंने जैसे कहा अगर 10 साल की डायबिटीज है तो 10 महीने की पेशेंस होनी चाहिए. बट एक्सपीरियंस ये है कि ज्यादातर लोग 5-6 महीने में रिवर्स कर देते हैं. रिवर्स का मतलब ये है कि फ्री ऑफ, कंप्लीटली फ्री ऑफ केमिकल मेडिकेशन. तो सब फ्रूट्स खा सकते हैं, अनपॉलिश्ड राइस, होल ग्रेन, मिलेट वगैरह जो है इसमें आई विल टेल के विच आर द ग्रेन्स. बट लेट मी पुट इट दिस वे, जितने भी गेहूं और पॉलिश्ड राइस को छोड़ करके बाकी जितने भी और दूसरे ग्रेन हैं, किनवा है, मिलेट्स हैं, जौ है, बाजरा है, ये सब चीजें आप खा सकते हैं. गेहूं भी इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन बहुत है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्चुअली अटैक करता है. जितने नेचुरल ऑयल हैं उनका कंजम्पशन आप कर सकते हैं, जैसे कि सेसमी ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल. लेकिन कोई भी रिफाइंड ऑयल खाएंगे तो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि रिफाइंड ऑयल का मतलब, रिफाइंड का मतलब क्या है सर, आप समझिए थोड़े. रिफाइंड का मतलब उसमें केमिकल डाले गए हैं. अगर किसी को मालूम है व्हाट इज कैनोला ऑयल? कोई खाता है कैनोला ऑयल आपके ग्रुप में से? आपने देखा है व्हाट इज कैनोला, जिसका ऑयल निकलता है वो? किसी को मालूम है व्हाट इज कैनोला? या किसी ने कैनोला हिंदी में क्या वर्ड है सर? सर कपास के बीजों का तेल. नहीं,
वो तो साउथ में ही होगा, इधर नॉर्थ की तरफ कहाँ आएगा? लेकिन ऑयल तो मिलता है ना नॉर्थ में? सर यस मिलता है, उसमें सरसों के कुछ बने होते दाने, जितना पता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हमें मालूम नहीं कि कैनोला है क्या, और कैनोला किसी प्लांट का नाम भी नहीं है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। कैनोला स्टैंड्स फॉर, जो पहले 2 वर्ड है उन्होंने कनाडा से लिए और बाकी ऑयल लगा दिया। कनाडा ऑयल इज कैनोला। इसका पहले नाम हुआ करता था रेप सीड ऑयल। अगर आपको किसी को ध्यान हो, आपको किसी को ध्यान है कि देयर वाज ए ऑयल कॉल्ड रेप सीड ऑयल? यस, रेप सीड ऑयल है। ध्यान है किसी को? नहीं मालूम। तो ये रेप सीड नाम इतना थोड़ा अटपटा लगा कि इस नाम से मार्केटिंग हुई नहीं ठीक से। और रेप सीड ऑयल, जो मैकेनिकल इंजीनियर है उनके लिए मैं बता देता हूँ, जो ऑयल हम रेत मशीन के ऊपर, अगर आपको ध्यान हो, दूध के रूप में डालते थे ना ठंडा करने के लिए, मशीन ऑयल, वो है। और ये कनाडा में एक्चुअली कोई वाइल्ड वो है प्लांट, बुश टाइप, उसके जो भी बीज है उससे ऑयल निकलता है। मतलब कनाडा इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इट्स इस ऑयल का। अब उस ऑयल का जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर तो बहुत जरूरत थी मशीनिंग की, तो बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन हुई, क्योंकि उसमें बहुत मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था। और जब वो मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई तो उन्होंने कहा यार ये ऑयल तो बन रहा है, अब इसका क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा यार इसको रिफाइन करके इसको ह्यूमन ग्रेड बनाया जाए। और उसको उन्होंने रिफाइन करके ह्यूमन ग्रेड बनाया और फिर उसको बेचना शुरू करा रेप सीड ऑयल के नाम से। तो मे बी रेप सीड इज द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस सीड। फिर उन्होंने लोगों ने देखा कि मार्केटिंग से ये रेप सीड के नाम से बिक नहीं रहा, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके, नामकरण चेंज किया, किसी कंसल्टेंट को लगाया होगा मेरे जैसे को पैसे वैसे लिए होंगे मैंने, मेरे टाइप के किसी कंसल्टेंट ने, मार्केटिंग कंसल्टेंट ने, उन्होंने कहा इसका नाम चेंज करो। तो उन्होंने क्या नाम चेंज करे? तो ऐसे कर दो जी कैनोला, कनाडा ऑयल। और ये सब चीजें मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, मेरी बात मत विश्वास कीजिए। और अगली बार जब हम बात करेंगे तो आप मुझे आकर के बताइएगा क्या। तो जितने भी आप अगर ठीक समझे तो इस अभी कुछ प्रश्न उत्तर। हाँ, एक मिनट सर, मैं ये स्लाइड करके फिर प्रश्न। तो रिफाइंड ऑयल का मुझे समझने की बात ये है कि जो केमिकली रिफाइंड ऑयल है, इसका मतलब उसमें केमिकल डाले गए, और वो जो केमिकल हैं वो आपकी इंटेलिजेंस को करप्ट करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस को, जो हमारी बॉडी की नेचुरल इंटेलिजेंस है उसको करप्ट करते हैं। तो ये बेसिकली आपको जो खाने के प्रति जो है वो आपका ये पूरी स्लाइड, आपका पूरी समरी है जो आपको खाना चाहिए। और ये खाली डायबिटीज डिसीज के लिए नहीं है, सब डिसीज के लिए है। और आप देखेंगे तो आपके जो माता पिता थे या जो आप बुजुर्ग हैं, उनके टाइम में बचपन में वो यही चीजें खाया करते। चलिए सर, अभी ऐसा करते हैं, इसको स्टॉप शेयर कर देता हूं मैं और हम प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि ये डायबिटीज शुरू हुई और शुरू होने के बाद अपन ने दवाई भी ली या कंट्रोल करी, उसको खाने पे कंट्रोल करके कंट्रोल करी, मैंने अपन ने चेक करा तो बराबर कंट्रोल आती रहती है, मतलब नहीं है। डॉक्टर को दिखा दो कहते नहीं है, लेकिन जैसे ही अपन ने कहीं पे जाकर खीर और मालपुए खाए और उसके बाद चेक कराई तो वो बढ़ जाती है। ये क्या है? हाँ सर, क्योंकि क्या है कि वही मैं आपको महीने भर तक आपको नहीं रही, 2 महीने तक नहीं रही, और जहाँ आपने मीठा खाया और बढ़ी। ये मेरा प्रश्न है। हाँ, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है अनूप जी, क्योंकि आप अगर दवाई खाते हुए कंट्रोल कर रहे हैं तो आप एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपकी जो अंदर की मैकेनिज्म है वो ठीक नहीं हुई। मतलब जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि हमारे अंदर एक बहुत ही व्यवस्थित व्यवस्था बनाई हुई है भगवान ने कि भाई हम ग्लूकोज खाएंगे, ग्लूकोज इज लाइक अवर सैलरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमारी बॉडी स्टोर करती रहती है और उसको वापस उसको छोटी करेंसी में कन्वर्ट करने की एक मैकेनिज्म है। और वो जो मैकेनिज्म है वो इट इज ड्रिवन बाय लॉट ऑफ
hormones in our body as well as the signals from our mind. तो ये सब चीजें आपके जो दवाई खाने से ठीक नहीं हो रहा है. दवाई खाने से we are trying to control it externally, either by changing the type of food or the food quantity, कि कम ग्लूकोज वाला फूड खाएं, कम कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाएं वगैरह वगैरह करके, और फिर हार्मोन को डायरेक्टली दवाइयों से कंट्रोल कर लें. तो इसीलिए दवा तो आपने बंद ही कर दी ना. दवा तो आपने 2-3 महीने बंद ही रखी. दवा तो आपने बंद कर दी सर, लेकिन आपका जो प्रोसेस है वो रिवर्स नहीं हुआ अभी, जो अंदर वाला प्रोसेस था. क्योंकि आपके 20 साल से या 10 साल से या 5 साल से खा रहे थे दवाइयाँ, तो 5 साल से तो प्रोसेस आपका जो इंटेलिजेंस था वो गड़बड़ हुई थी. नहीं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है, मेरे को 1 साल पहले ही शुरू हुई थी. एक साथ पता पड़ा कि 300 हुई. मैंने उसको 137 से ऊपर जाने ही नहीं दिया, और गोली लेता था मैं, कोई डॉक्टर साहब ने लिखी थी, वो आधी भी मैंने बंद कर दी. फिर मैं अपनी जड़ी बूटियां लेता था तो वो भी मैंने बंद कर दी. लेकिन 2-3 महीने मैंने बंद रखी, और फिर मैंने किसी यहाँ मान लो खाना गया और खीर मालपुए खा लिए, तो मेरे को परेशानी हुई और मैंने चेक कराई तो वो बढ़ी हुई निकली, वो 150 से ऊपर पहुंच गई. ये क्या है? अगर आपकी 150 से ऊपर पहुंच गई तो ये तो सर स्वाभाविक है. देखिए, पहला स्टेप ये है कि आपकी जो अंदर की मैकेनिज्म है, अगर वो रिवर्स हो गई है, अगर वो रिवर्स हो गई है और मालपुए खाने के बाद अगर 150 से ऊपर जाती है तो वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि आपने मालपुए अपने आप कंट्रोल हो जाएगी. हाँ, आप समझिए इस बात को. इसीलिए मैं उस स्लाइड के ऊपर जरा एम्फेसाइज दे रहा था कि अगर आपने मालपुए खाए हैं, तो मालपुए खाए हैं तो इसका मतलब आपने सैलरी में के साथ आपने बोनस भी मिला है आपको खाने में, हमारे सिस्टम को. आपने हमारे सिस्टम को बोनस भी दिया. तो वो बोनस जो है वो तो डेफिनेटली जो आपकी कर्व है ऊपर जाएगी और जानी चाहिए. लेकिन अगर जाने के बाद वो नीचे नहीं आती है तो इसका मतलब जो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है. और अगर उसके नीचे आ गई है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं. अच्छा, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर. सर जैसे एक मिनट मैंने अनूप जी की बात पूरी खत्म कर दूं. इसीलिए जब हमारे ग्रुप में है, आज तो मैं किसी को इनवाइट नहीं किया, अगली बार मैं किसी एक आध को इनवाइट भी करूंगा अगर वो ज्वाइन कर पाएंगे, जिन्होंने अपनी ठीक कर ली है. तो उनको घबराहट नहीं होती सर. अगर उनकी डायबिटीज अगर 300 भी चली जाए ना एक बार, उनको कोई घबराहट नहीं होगी. एक स्वस्थ आदमी को अगर 300 भी अगर मालपुए खा करके अगर 300 आ गई उसकी, तो वो तो एक स्वाभाविक है कि आपने मैं तो आपको बता रहा हूँ, खाने के बाद 400 तक अगर जा रही है हेल्दी आदमी की, वो स्वाभाविक. हाँ जी, पूजा जी. ठीक है, धन्यवाद. सर, डायबिटिक पेशेंट को अपने रेगुलर लाइफ में कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, और इनफैक्ट एक हेल्दी लाइफ के लिए कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? हेल्दी लाइफ के लिए तो अगर आप मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में हैं तो बेस्ट ऑयल आपके लिए सरसों का तेल है. अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो तिल का तेल है. अगर आप गुजरात में रहते हैं तो पीनट ऑयल, और आप इटली में रहते हैं तो ऑलिव ऑयल है. डायबिटिक पेशेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक, जैसे मुझे डॉक्टर ने तो जिस पीरियड में रिवर्सल प्रोसेस हम कर रहे हैं उसमें ऑयल ऑलमोस्ट 0 चाहते हैं. क्योंकि अभी मेरी मदर इन लॉ को डायबिटिक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने उनको ऑलिव ऑयल और देसी घी खाने के लिए बोला. नहीं, मैं जब लोगों को मेंटोरिंग करता हूँ तो मैं उस पीरियड के लिए डेफिनेटली ऑयल मना करता हूँ जब तक वो आपका प्रोसेस रिवर्स नहीं हो रहा है. क्योंकि जो सेल के अंदर इंसुलिन वो ग्लूकोज नहीं जा रहा है, वो इंसुलिन जो रेजिस्टेंट है वो ऑयल से पहले ही भरे हुए हैं. ओके, पर डेली लाइफ में सर थोड़ा ऑयल तो डालना पड़ता है, तो प्रेफर कौन सा करना चाहिए? सर एक्चुअली वो तो मैंने आपको बताया ना, तो आप सरसों का तेल लीजिए अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, या इवन सेसमी ऑयल लीजिए, कोकोनट ऑयल लीजिए. 3 ऑयल बहुत अच्छे. ठीक है सर, थैंक यू सर. देसी घी की प्रॉब्लम है, 1 मिनट सुन लीजिएगा जी. वो कुछ लोग आयुर्वेदा के से संबंधित होंगे. देसी घी हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो देसी गाय का घी होना चाहिए. ओके. और देसी गाय जो होती है वो जो है अगर वो चरावा में जाकर के चरती है तभी दूध देती है. अगर आपके पास ऐसी गायें हैं, पहली बात नस्ल देसी हो
और दूसरी वो चरावा में जाकर के मतलब फूड खा रही हो, अपना घास खा रही हो अपने अपने दांत से डायरेक्टली, रादर देन खोली में डाल करके। अब जितनी गाय भैंस है उनकी तो एक्सरसाइज जीरो है। आज के दिन जितनी भी गाय भैंस का दूध आता है, गाय भैंस कोई एक्सरसाइज नहीं करती हैं। पहले क्या था, तो सुबह से शाम तक वो वॉक करती थी। ये कैसे पता लगाए कि ये उस गाय का घी है, ये कैसे पता लगेगा? सर ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो आपको सप्लाई चेन को पता करना पड़ेगा। अगर आपको राम भरोसे की गाड़ी चलने दें। अपना माइक पर ऑयल खाइए ना सर। पतंजलि का मैं जो करता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जहाँ ऑयल करता हूँ मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रवृत्ति है वो मेरी स्किन वगैरह बहुत ड्राई रहती है, तो मेरी ड्राई की प्रवृत्ति है, तो मुझे ऑयल खाना, मैं इसलिए मैंने जहाँ देसी घी खाता था उसको मैंने कोकोनट ऑयल से सब्स्टिट्यूट कर। पीनट ऑयल हमारी लाइफ के लिए ठीक रहता है। पीनट ऑयल बिल्कुल ठीक है सर। गुजरात में जो लोग रहते हैं वो सुबह शाम में बिल्कुल पीनट ऑयल खाते हैं। आपने देखा गुजराती आर जनरली क्वाइट हेल्दी। हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो वहाँ के लिए पीनट ऑयल। हाँ तो आप रहिए वहाँ, खाइए, बिल्कुल ठीक है। पीनट ऑयल में क्या खराबी है? मैं तो खूब पीनट स्प्राउट करके खाता हूँ, खूब दबा के। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग इनको क्वेश्चन समअप करते हैं। अगर आखिर में कोई क्वेश्चन हो तो इकट्ठे एक बार बता दें, 2-3 क्वेश्चन, जिससे कि अभी हम इस कार्यक्रम के समापन की तरफ, क्योंकि डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि 1 मिनट में आप ये बता दें कि रिवर्ट करने के लिए हमारी दिनचर्या क्या होना चाहिए। 1 मिनट में अगर आप बता सके जी। मेरी तो कैसे बता सकते हैं? नहीं सुरेश जी, मैं आपको बता देता हूँ। इसका 1 मिनट का सोल्यूशन ये है कि आप डायबिटीज एक्शन ग्रुप है उसके साथ जुड़ जाइए। उसमें सब लोग जो हैं, उसमें 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप की डायबिटीज रिवर्स कर ली है। वो अपने अपने मैसेजेस डालते रहते हैं, और जो 6 लोग हैं जो मतलब ऑलरेडी हैं, आपको बहुत इंस्पिरेशन भी मिलेगी। आप पंत जी से बताइएगा, आप अपना नंबर उनको भेज दीजिएगा या मुझे भेज दीजिएगा, और आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको जोड़ दूंगा उस ग्रुप के साथ। हाँ जी सर, हम जोड़ना चाहते हैं सर। आपका नंबर भेज दीजिए सर। हाँ, मेरा नंबर अगर आप लिख लीजिएगा, सिंगापुर का नंबर है 65। ये चैट बॉक्स में डाल देंगे नंबर। हाँ, मैं आपको चैट में डाल दूंगा। खाने में क्या सर मल्टीग्रेन खाना चाहिए? मल्टीग्रेन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मल्टीग्रेन खाना नहीं है बिल्कुल। क्यों सर गेहूं नहीं खाना? नहीं सुरेश जी, मल्टीग्रेन इज नॉट रिकमेंडेड जी। नाइदर मल्टीग्रेन इज रिकमेंडेड नॉर गेहूं इज रिकमेंडेड। आपको खाना है 1 ग्रेन खाना है एट ए टाइम। एक्चुअली एक दिन में 1 ही ग्रेन खाइए आप। अच्छा 1 ग्रेन इन ए डे। मैं जो हमारा मेंटोरिंग चार्ट है उसमें लिखा है ग्रेन ऑफ द डे, और जितना भी आपका मोटा अनाज है वो सब बढ़िया है। ठीक, चावल भी ठीक है। अगर चावल आप अनरिफाइंड चावल खा रहे हो तो कोई भी वैरायटी के अनरिफाइंड चावल खाओ, और मोटा अनाज खाओ। जो भी मोटा अनाज मिल रहा है वहाँ पे जवार, बाजरा, गेहूं को छोड़ के, क्योंकि गेहूं भी आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ग्लूटोन बहुत है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचा नहीं सकता। तो फल में सब पपीता और जो सेब वगैरह खा सकते? नहीं, पपीता खूब खाइए सर। अगर आपको डायबिटीज रिवर्सल के प्रोसेस पे चालू हो गए तो मैं पपीता खाने के लिए आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा जी। लेकिन आप बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि पपीता मीठा होता है, उसके अंदर फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज नहीं होता है, फ्रुक्टोज होता है। इतना ज्यादा नुकसान नहीं करता पपीता भी, लेकिन इंस्टेंटेनियसली आपको घबराहट ना हो ओवर ईटिंग बढ़ने से तो खा सकते। थैंक यू सर। तो आप डायबिटीज एक्शन ग्रुप में, मैंने ग्रुप में नंबर डाल दिया है, ये आप इसको कर लीजिएगा, मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। लेकिन उस ग्रुप में प्लीज केवल डायबिटीज से संबंधित ही प्रश्न पूछिएगा और उससे संबंधित ही आंसर दीजिएगा, और आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। किसी दूसरे का, तीसरे का, या किसी ने कहा है कि इस तरह की को फॉरवर्ड मत कीजिएगा उसको। ये मेरी जी बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। और
अगले संडे को अगर ये इन्होंने समय मांग रहे हैं आगे बढ़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है हम लोगों को। अगले संडे को मैं वो एक्शन पूरी के हो पॉइंट ऑफ जाएगी। व्यू से मैं ठीक से एक्सप्लेन करूंगा। आज मैंने थ्योरी का पार्ट एक्सप्लेन किया ताकि आप तैयार हो जाएं। आप संकल्प लेंगे मुझे अपनी रिवर्स करनी है। अगर आपने संकल्प ले लिया तो अगले संडेज को मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर आप सब लोग जो है जिसको जो चाहे 1-to-1 पे कस्टमाइज्ड तरीके से फिर शुरू कर सकते। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मलिक सर भी आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आप आशीष वचन देना चाहें? आज सेशन काफी लंबा हो गया है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत बारीकी से अच्छे से बताया और कंटिन्यूएशन में हम चाहेंगे इसको पूरा करने और हमारे साधक भी चाहेंगे कि डायबिटीज बहुत ही बीमारी है, ज्यादातर लोगों को है, परिवार में या आसपास और दूसरे तीसरे व्यक्ति को है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरा सेशन आपका लें आगे, क्योंकि मेन सेशन तो हमारा रह गया। अभी स्टार्टिंग हम समझ रहे थे हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, अपने पर्सनल उस पे आने के लिए भी नेक्स्ट टाइम हम समझ पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमेशा साथ में रहते हैं और नेक्स्ट सेशन में फिर हमारी मुलाकात होगी और जिन किसी को भी कुछ चीज की जरूरत हो तो वो आप बता दीजिएगा। सैटरडे को सर की क्लास होती है सुबह इंडियन टाइम 8 बजे से, तो हम आपको उसमें भी जोड़ देंगे। और आप सभी लोग तालियों से सर का धन्यवाद करना चाहें तो माइक ऑन करके अपना तालियां